नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को यूरोप दौरे का आखिरी दिन। पीएम मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यूक्रेन, नेपाल, इजरायल, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, मलावी के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। अयोध्या दीपोत्सव में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हुई शुरू। जमीन पर समीक्षा करने पहुंचे सीएम योगी। दिल्ली में बन रहा अयोध्या जैसा ही राम मंदिर। अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री होंगे सपरिवार लक्ष्मी पूजा में शामिल। देश की राजधानी दिल्ली के महिपालपुर में रविवार रात होटल कारोबारी की हुई गोली मारकर हत्या। बिजली बिल के विवाद में मर्डर की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब बिना बुक के लग सकेगी पहली डोज। कई इलाकों में चलेगा विशेष अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कॉटलैंड में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन भारत की ओर से जलवायु कार्रवाई के एजेंडे पर औपचारिक रिपोर्ट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यूक्रेन, नेपाल, इजरायल, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, मलावी के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से भी मुलाकात करेंगे। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की ओर से जलवायु कार्रवाई के एजेंडे पर औपचारिक रिपोर्ट पेश करेंगे। इसमें भारत की ओर किए गए प्रयासों और उसके सकारात्मक परिणामों के बारे में बताएंगे। भारतीय समय अनुसार मोदी दोपहर 2 बजे COP26 के द्विपक्षीय राज्यों के लिए आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2:40 से शाम 6 बजे तक अलग अलग देश के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इन द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान पीएम मोदी स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इजरायल, मलावी, नेपाल, यूक्रेन, जापान, अर्जेंटीना से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ मुलाकात करेंगे। शाम 7:45 बजे से लेकर रात 9:45 बजे तक वह लीडर स्तर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद रात करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए उड़ान भरेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रिकॉर्ड बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। छोटी दीपावली के दिन 9,51,000 दीपक प्रज्वलित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। अब उस लक्ष्य की पूर्ति हो, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जमीन पर पहुंच गए हैं। उन्होंने दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा है कि दीपोत्सव के मद्देनजर अयोध्या नगर और कार्यक्रम स्थल सहित पूरे अयोध्या में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित किए जाए और जनसमूह के मॉनिटरिंग की जाए। अब क्योंकि इस कार्यक्रम में हजारों लोग शिरकत करने जा रहे हैं, ऐसे में पार्किंग की उचित व्यवस्था रहे, इस पर भी सीएम का फोकस है। योगी ने निर्देश दिया है कि दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या आने वालों के पार्किंग की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं कार्यक्रम खत्म होने के बाद जनसमूह की वापसी को अच्छी तरह से मॉनिटर करने की भी आदेश दिए गए हैं। इन निर्देशों से स्पष्ट है कि सीएम इस खास मौके पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते। वे रिकॉर्ड तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा मैनेजमेंट के मामले में भी नजीर पेश करना चाहते हैं। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की बात करें, राम की पेड़ी घाट पर 9,51,000 दीपक प्रज्वलित करने की तैयारी है। इस मिशन को पूरा करने के लिए अयोध्या के तमाम कॉलेजों से छात्रों को बुलाया जा रहा। छात्रों के अलावा कई संस्थानों से भी संपर्क साधा गया है। बताया जा रहा है कि कुल 14,000 वॉलंटियर्स इस काम में मदद करने वाले हैं। गिनीज बुक के अधिकारियों को भी न्योता दे दिया गया है। दावा किया गया है कि पूरी दुनिया में एक साथ सबसे ज्यादा दीपक प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड अयोध्या में मनाया जाएगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के दिवाली उत्सव में इस साल अयोध्या के राम मंदिर की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने साल 2020 में अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पूजा का आयोजन किया था। वहीं इस साल भी यानी 4 नवंबर को शाम 7 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी
कैबिनेट के तमाम मंत्री सपरिवार लक्ष्मी पूजा में शामिल होंगे। दरअसल दिल्ली के दिवाली उत्सव को राम मंदिर में मनाया जाएगा। देश की राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की एक कॉपी बनाई जा रही है। यहां मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओर से आयोजित पूजा को सोशल मीडिया में बड़े स्तर पर लाइव टेलीकास्ट करने की तैयारी भी चल रही है। अयोध्या राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर तैयारी होने जा रहे राम मंदिर के प्रारूप को दर्शन त्यागराज स्टेडियम में भी पाया जाएगा। राम मंदिर का प्रारूप लगभग 30 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए थे। साथ ही हनुमान गढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए थे। राम जन्मभूमि दर्शन के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने का ऐलान किया और अगले दिन दिल्ली पहुंचते ही इस फैसले पर दिल्ली कैबिनेट की मुहर भी लग गई। और अब दिल्ली सरकार के दिवाली कार्यक्रम में भी भगवान राम और राम मंदिर की झलक दिखेगी। आपको बता दें कि इस साल 2019 में दिल्ली सेंट्रल पार्क में दिल्ली की दिवाली कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मकसद पटाखा न जलाकर लाइटिंग साउंड के साथ दिवाली मनाना है। देश की राजधानी दिल्ली के महिपालपुर में रविवार रात एक होटल कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कारोबारी किशनपाल सहरावत सिर में गोली लगने से स्पाई लाइन इजूरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बसंत कुंज थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि बिजली के बिल के विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। दक्षिण पश्चिमी जिला डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि घटना करीब 12:40 पर है। किशनपाल सहरावत परिवार के साथ गुरुग्राम में रहते थे। उनका महिपालपुर में डॉल्फिन इंटरनेशनल नाम से होटल है। होटल को 11 महीनों की लीज पर रोशन मिश्रा नाम के व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था। बताया जा रहा है कि होटल के बिजली बिल और लीज को लेकर रोशन मिश्रा से विवाद चल रहा था। परिजनों ने बताया कि वह होटल में खाना खाने गए थे, तब बाहर किसी ने उन्हें गोली मार दी। गोली सिर पर दाएं तरफ लगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किशनपाल को स्पाइनल इंजरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बसंत कुंज थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक के बेटे सिद्धार्थ सहरावत ने बताया कि उसके पिता भी किसी से दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने होटल को वापस ले लिया था। इसके बाद रोशन से बिजली के बिल और लीज की रकम को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों ने आरोप लगाया कि किशनपाल को बुलाकर हत्या की गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। प्रदेश में 80% से अधिक पहली डोज वाले इलाके में विशेष अभियान चलाकर 100% टीकाकरण किया जाएगा। वहीं सोमवार को प्रदेश में क्लस्टर मॉडल 2 लागू कर दिया जाएगा और इसके अलावा तहत 7,89,000 लोग का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब बिना स्लॉट बुक कराए पहली डोज लगवाई जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकता है। उन्होंने बताया कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करते हैं उन्हें सुबह 11 बजे तक प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में अब तक 13,16,62,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें 9,85,15,000 को पहली और 3,31,47,000 को दूसरी डोज दी गई है। टीकाकरण करने के लिए हर जिले में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक टीकाकरण सेंटर खोला जाएगा। क्लस्टर मॉडल 2 के तहत उन ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा जिनके गांव में ज्यादा दर से ज्यादा टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मच्छर और जनजनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी चिकित्सीय प्रबंधन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कानपुर में जीका के 10 मामले सामने आए हैं और इसके बाद सावधानी बरतनी जरूरी है। जीका वायरस एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए जिस प्रकार डेंगू और चिकनगुनिया के लिए सावधानी बरती जाती है वह उसके लिए भी तरीका अपनाना होगा।
चुनाव आयोग 30 अक्टूबर को हुए 3 संसदीय क्षेत्रों और 29 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के परिणाम आज घोषित करेगा। 30 अक्टूबर को जिन 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उसमें दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हिमाचल की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है। विधानसभा की 29 सीटों में असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल व मेघालय की 3, बिहार, राजस्थान व कर्नाटक की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम व तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। यहां सब में आज वोटों की गिनती हो रही है। उपचुनाव के दौरान लगभग 26,50,000 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र थे। वहीं बता दें कि ज्यादातर राज्यों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को देवेंद्र ने आरोप लगाया था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। कहा था कि वो इसे विवाद में दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। इस पर मंगलवार को पलटवार करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि आपको इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो बम फोड़ने हैं अभी फोड़े। उन्होंने कहा, कल देवेंद्र जी ने कहा था कि दिवाली के बाद हम बम फोड़ेंगे। मैं कहता हूं कि इसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैंने 62 साल मुंबई शहर में बिताए हैं। कोई भी यह नहीं बोल सकता कि मेरे अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उसकी सीमा से लगे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जटिलताएं पैदा हो रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद और हिंसा सहित जटिलताएं व्यापक रूप ले रही हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इन चुनौतियों को लेकर पहले संकेत दिया था, लेकिन उसकी आवाज तालिबान के साथ अपनी रणनीतिक जीत के रूप में मानी जाती है, जिसे उसने काबुल में लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए आश्रय दिया था। अल अरबिया पोस्ट के अनुसार ये जटिलताएं 2 कारकों पर निर्भर करती हैं। एक, तालिबान खुद अधिक चरमपंथी आतंकवाद संगठन अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खुरासान के स्थानीय सहयोगियों का सामना करता है, और दूसरा, तालिबान सरकार अपने वैचारिक सहयोगियों तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर अंकुश लगाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को टीटीपी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इस्लाम के देवबंदी पथ से और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से है, जो प्रतिद्वंदी बरेलेवा पथ से संबंधित है। आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, ये मोदी सरकार बखूबी जानती है। कोरोना काल में सबने देखा, अब मोदी सरकार ने कबाड़ से ही करोड़ों रुपए का जुगाड़ कर एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि कबाड़ बेचने से केंद्र सरकार को 40 करोड़ रुपए मिले हैं और करीब 8 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई है। कबाड़ बेचकर 40 करोड़ रुपए का जुगाड़ किया गया है और सफाई और जगह को खाली कराने का यह अभियान 2 अक्टूबर को छेड़ा गया था और यह 31 अक्टूबर तक चला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने करीब 1 महीने चले अभियान के बाद यह जानकारी दी है कि जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान 15,23,464 फाइलों को देखा गया। इनमें से 13,73,204 फाइलें उपयोगी पाई गई हैं। बाकी फाइलें नष्ट कर दी गई हैं या उन्हें कहीं रद्दी में बेच दिया गया है। इस दौरान 3,28,234 जन शिकायतों को भी देखा सुना गया। इसमें से 2,91,692 का निवारण किया गया। इसी दौरान 834 में से 685 नियमों का सरलीकरण किया गया है। ये कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर व्यवस्था को सरल और सुचारू बनाने की योजना के तहत किया गया। इसमें जनसाधारण और सरकारी व्यवस्था दोनों को लाभ होगा। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अगर संभव हुआ तो अमेरिका में दिवाली को प्रशासनिक अवकाश घोषित किया जा सकता है। ये घोषणा भारतीयों के लिए बहुत मायने रखती है। हालांकि दिवाली को प्रशासनिक अवकाश के रूप में मान्यता बुधवार को पेश होने वाले विधेयक पर निर्भर करती है। दरअसल अमेरिका कांग्रेस की सदस्य कैरोलिन मेलोनी की ओर से बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के सामने दिवाली को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। बुधवार को पेश होने वाले इस विधेयक के समर्थन में डेमोक्रेट कांग्रेस के सदस्यों के साथ इंडिया
कॉक्स, कांग्रेस के सदस्य रॉ खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और अन्य अधिवक्ता भी शामिल होंगे। यदि इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को दिवाली पर छुट्टी मनाने का मौका मिलेगा और भारतीय अमेरिकियों की सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान करेगी। विधेयक का मंजूरी मिलते ही अमेरिका की कई दफ्तरों में दिवाली वाले दिन छुट्टी रहेगी। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य कैरोलिन मेलोनी भारतीय अधिवक्ताओं के साथ लंबे समय से सक्रिय है। उन्होंने ही भारतीय पर्व दिवाली को सम्मान देने के लिए एक डाक टिकट जारी करवाया था। ये डाक टिकट 2016 से सर्कुलेशन में है। मुंबई ड्रग मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार सुबह एक बार फिर से प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस दौरान देवेंद्र पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने किसी के ऊपर हवा में आरोप नहीं लगाया, बल्कि तथ्यों के साथ इसे सामने लाए हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े देवेंद्र के करीबी हैं। वानखेड़े ड्रग्स का खेल खेलकर करोड़ों की उगाही करता है। उनके बाकी के अधिकारी को देखिए जो केवल 700 से लेकर 1000 रुपए की शर्ट पहनते हैं, लेकिन वानखेड़े 70,000 की शर्ट पहनते हैं। वानखेड़े रोज नई शर्ट बदल कर आते हैं। उन्होंने तो पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वानखेड़े 2 लाख के जूते, 25 लाख की घड़ी पहनते हैं। एक सामान्य अधिकारी के पास इतना सब कुछ कहां से आया? नवाब मलिक ने कहा कि कल देवेंद्र ने कहा कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ है। अपने निकटतम वानखेड़े से पंचनामा मंगा लीजिए। नवाब मलिक के दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। पंचनामा वानखेड़े के पास मौजूद है। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आया उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी की है। ये प्राइवेट आर्मी धड़ल्ले से शहर में ड्रग्स का कारोबार करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ों रुपए की उगाही हुई है। देवेंद्र ने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध होने वाले आरोप पर मलिक ने कहा किसी में हिम्मत नहीं कि उन पर इस तरह की उंगली उठा सके। इसके अलावा नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर कहा कि समीर के जरिए इस पूरे रैकेट ने करीब 1000 करोड़ की उगाही की है। मलिक ने कहा कि देवेंद्र ने कहा है कि दिवाली के बाद हम बम फोड़ेंगे। आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, आप जल्द से जल्द खुलासा करें। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से मंगलवार को छठे दिन पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। मंगलवार डीजल के दाम स्थिर रहे, वहीं पेट्रोल के दामों में 31 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 110.4 रुपए, जबकि डीजल का दाम 98.42 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115.85 रुपए और डीजल की कीमत 106.62 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 110.49 रुपए, जबकि डीजल का दाम 101.56 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 106.66 रुपए लीटर है तो डीजल 102.59 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां और करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं, वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन से जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल के रेट में ये कॉस्ट भी जुड़ती है। राजस्थान के वल्लभनगर और धरियावाद सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना के शुरुआती नतीजे सामने आने लगे हैं। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस विपक्षी दलों को टक्कर दे रही है। शुरुआती रुझान के मुताबिक धरियावाद में अब तक 3 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। यहां पर कांग्रेस के नाराज मीना 1307 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस के प्रति शक्तावत 1096 वोट से आगे चल रही है।
राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार को शुरू हो चुकी है। यहां उदयपुर की वल्लभनगर और प्रतापगढ़ की धरियावाद विधानसभा सीट पर विधायकों का निधन हो जाने के कारण उपचुनाव कराए गए थे। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के तहत पहले चरण में बैलेट पेपर से पड़े वोट की गिनती की जा रही है। इसके बाद ईवीएम मशीन से हुए मतदान की गिनती की जाएगी। इन चुनावों में यह पहला मौका है कि जब निर्वाचन विभाग ने 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग, कोविड पीड़ित व्यक्तियों और पीडब्ल्यूडी वोटर के मतदान घर घर जाकर लिए थे। छत्तीसगढ़ में चल रहे 5 दिवसीय राज्योत्सव के समापन के मौके पर राज्यपाल अनुसुईया ने नक्सलवाद पर गहरी चोट की है। उन्होंने कहा है कि राज्य से जल्द ही नक्सलवाद का सफाया होगा। हम सभी संयुक्त प्रयासों से जल्द ही इस खतरे को खत्म कर देंगे और राज्य को इससे मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि शांति स्थापित करने के लिए राज्य की उन्नति जरूरी है, इसलिए हमें यह समीक्षा करनी चाहिए कि हमें किन क्षेत्रों में पिछड़ गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्से हिंसा से प्रभावित हैं। इस हिंसा को खत्म करने के लिए हम सभी को संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। नक्सलवाद को खत्म करने के बाद छत्तीसगढ़ और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्य में युवा महोत्सव का आयोजन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल 12 से 14 जनवरी के बीच 3 दिवसीय लोक कला और साहित्य महोत्सव का आयोजन होगा। रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार सोमवार देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने देशमुख से 12 घंटे तक पूछताछ की थी। एजेंसी के अधिकारियों का कहना था कि एनसीपी नेता देशमुख मामले से जुड़े सवालों को लेकर टालमटोल करते रहे। देशमुख को मंगलवार सुबह स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी अदालत से देशमुख को हिरासत में रखने की अनुमति मांगेगी। देशमुख सोमवार को दोपहर करीब 11:40 पर दक्षिण मुंबई के बेलाड स्टेट स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे। उसके बाद ईडी के सहायक निदेशक तासीन सुल्तान और उनकी टीम देशमुख से लगातार पूछताछ की। ईडी के एक अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत सह जबरन वसूली रैकेट में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत देशमुख का बयान दर्ज किया गया है। ईडी ने मामले में देशमुख को 5 बार समन जारी किए, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुए थे। देशमुख हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी संरक्षण की कोशिशें करते रहे और महीनों तक गायब रहे। बीते हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से ईडी के समन को रद्द करने से इनकार करने के बाद उनके पास जांच एजेंसी के सामने पेश होने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। वहीं देशमुख ने पेशी से पूर्व कहा, कुछ निहित स्वार्थों द्वारा एक गलत कहानी, एक गलत धारणा बनाई जा रही है कि मैं प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से बच रहा हूँ। यह प्रचार निराधार है। मैंने बिना किसी डर या पक्षपात के केवल पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं इस तरह के निष्पक्ष अधिकारियों के सामने पेश होने और मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों के झूठ को उजागर करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे उम्मीद है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी निष्पक्ष तरीके से कार्य करेंगे और जांच में मेरे सहयोग के बारे में शंकाओं को भी दूर करेंगे। ईडी का जब भी समन्स आया, मैंने उनको लिखित रूप से बताया कि हमारी जो केस है हाई कोर्ट में हमने दायर की है, उसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। हाई कोर्ट का केस का नतीजा आने के बाद मैं खुद ईडी के ऑफिस में आऊँगा। इस प्रकार का मैंने उनको हर एक समन्स के बाद में खत लिखा। उसके बाद भी उनके समन्स आते रहे। ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे घर में छापे मारे, तब मैंने, मेरे परिवार ने, हमारे सभी सहकारियों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। पूरा दिन मैं उस दिन घर में रह के ईडी के ऑफिसर को कोऑपरेट किया, उनको स्टेटमेंट दिया, उनको जो भी पेपर चाहिए तो पेपर दिया। सीबीआई का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो सीबीआई के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया।
आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है। कानपुर में एक और महिला में जीका संक्रमण पाया गया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लखनऊ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने संक्रमण की पुष्टि की है। इस तरह शहर में अब तक कुल 11 रोगियों में जीका संक्रमण मिला है। इनमें 5 महिलाएं हैं। एक गर्भवती महिला भी संक्रमण की चपेट में है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने चकेरी क्षेत्र के 2500 घरों का सर्वे कर जीका संदिग्ध बुखार रोगियों की सैंपलिंग की। जीका संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर चकेरी क्षेत्र के 3 किमी दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। यहां गर्भवती महिलाओं और बुखार रोगियों की सूची तैयार की जा रही है। सोमवार को शिव कटरा की 45 वर्षीय महिला को जीका की पुष्टि हुई है। शिव कटरा में संक्रमित मिलने के बाद जीका का संक्रमण अब चकेरी की 10 मोहल्ले में फैल चुका है। इसके पहले पोखरपुर, आदर्श नगर, श्यान नगर, कालीबाड़ी, ओमपुरवा, काकोरी, लालकुर्ती, पूनम टाकीज और काजीखेड़ा में संक्रमित मिले हैं। जिस मोहल्ले में जीका संक्रमित मिल रहा है वहां से एडिज HP-TOI मच्छरों को पकड़कर सैंपल NICD दिल्ली जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। भूमध्य सागर से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते एक बार फिर मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राजधानी समेत आसपास के पर्वतीय जिलों में मंगलवार को बारिश हो सकती है। 3500 से अधिक मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम के बदले मिजाज से राजधानी दून के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं हल्की से बारिश होने के आसार हैं। हालांकि इस बार पश्चिमी की सक्रियता बहुत अधिक नहीं है, ऐसे में बहुत अधिक चिंता की जरूरत नहीं है। वहीं ठंड का तेजी से बढ़ना तय है, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं बद्रीनाथ धाम में सोमवार को सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी से धाम में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। दोपहर बाद केदारनाथ धाम में करीब आधे घंटे तक हल्की बर्फबारी हुई थी। धाम की ऊंची चोटियों पहले ही बर्फ से ढक चुकी हैं। अब धाम से लगी पहाड़ियों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। लगातार मौसम खराब रहने और बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। धाम में आने वाले यात्री ठंड से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ में बर्फबारी का असर जोशीमठ क्षेत्र में भी नजर आया। मंगलवार से पंच दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड में धनतेरस पर खरीदारी से बाजारों में लक्ष्मी की बरसात होने की उम्मीद है। ग्राहकों के इंतजार में बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, सराफा और सजावटी सामान का बाजार तैयार है। परंपरा निभाने के लिए जमकर खरीदारी होगी। व्यापारियों ने रंग बिरंगे गुब्बारे, झूमर और रंगीन लाइटें लगाकर दुकानों को आकर्षक रूप से सजाया है। एक दिन पहले ही बाजार में लोगों की भीड़ देखकर कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। देहरादून में हालांकि भीड़ कुछ कम नजर आई, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि मंगलवार को बाजार में धन वर्षा होगी। वैसे तो करवा चौथ से पहले ही बाजार में रौनक होने लगी थी। लोगों ने दुकानों को सजाना शुरू कर दिया था, लेकिन दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार गर्म हो गया है। पंचदीपोत्सव के तहत मंगलवार को धनतेरस है। इसके लिए शहर के विभिन्न बाजारों में सराफा, बर्तन, कपड़े, साज सज्जा, इलेक्ट्रॉनिक के सामानों और आदि के दुकानदारों ने दुकानों को सजा लिया है। फिलहाल के लिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।